नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ खैरियत ही होंगे। लॉकडाउन का सख्ती से समझदारी से पालन कर रहे होंगे। ये जो संकट का समय आया है ये चला जाएगा। संकट हमेशा के लिए, दुख हमेशा, न तो दुख हमेशा के लिए होता है न सुख हमेशा के लिए होता है। पर हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। मैं विशाल आर्य, फिजिक्स फैकल्टी एट कुचामन सिटी, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे संस्थान कोटा कैरियर पॉइंट कुचामन सिटी नागौर के यूट्यूब चैनल पर। फिजिक्स में मैं आपको जो सबसे पहली इकाई आज पढ़ाने जा रहा हूं, यूनिट फर्स्ट। काफी सिंपल सी यूनिट है बेटा। बोलते हैं इसको, यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। क्या नाम है? स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, जानते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी होती क्या है। ठीक है, देखिए जो स्थिर वैद्युतिकी है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रो वर्ड है, ये इलेक्ट्रो वर्ड आया है बेटा इलेक्ट्रॉन से। कहां से आया है? इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वर्ड जो यहाँ यूज में लिया गया है वो यूज में लिया गया है चार्ज के लिए। चार्ज बोले तो आवेश। और स्टैटिक वर्ड जो है इसका मीनिंग होता है बेटा एट रेस्ट। क्या होता है? एट रेस्ट। ठीक है, बोले तो विराम अवस्था। कौन सी अवस्था? विराम अवस्था। ठीक है, मतलब पहली जो इकाई हमारी स्थिर वैद्युतिकी है, इस स्थिर वैद्युतिकी के अंदर हमें क्या करना है? हमें आवेश का अध्ययन करना है। काय का अध्ययन करना है? आवेश का अध्ययन करना है। कब अध्ययन करना है आवेश का? जबकि वो क्या होगा? विराम अवस्था में होगा। कब अध्ययन करना है आवेश का? जबकि वो क्या होगा? विराम अवस्था में होगा। ठीक है, तो कॉपी पेन लेकर के सभी बैठे होंगे। कॉपी में बिल्कुल बीचों बीच हेडिंग लिखिए, जिस तरीके से मैंने लिखा है बिल्कुल वैसे ही, और एक स्टार पॉइंट बना करके एक लाइन इसमें लिखिए। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। क्लियर है? अगर स्पीड थोड़ी तेज लगे तो पॉज करके आप लिख लीजिएगा। ठीक है, बाकी नोट्स कंप्लीट करने उसी तरीके से स्टडी करनी है जैसे क्लास में कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, तो स्थिर वैद्युतिकी होगी भाई। स्थिर वैद्युतिकी में हमें आवेश का अध्ययन करना है। कब अध्ययन करना है? जबकि वो विराम अवस्था में होगा। ठीक है, देखो पूरी जो 12th क्लास है उसमें मैक्सिमम चैप्टर्स के अंदर हमें आवेश का ही अध्ययन करना होगा। अलग अलग दशाओं में हम आवेश का अध्ययन करते हैं। जैसे पहली जो इकाई हम ले रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी, इसमें हम आवेश का अध्ययन करेंगे जबकि वो विराम अवस्था में होगा। इसके बाद जो अगली इकाई हमारी आएगी वो है धारा वैद्युतिकी। उसमें भी हमें आवेश का ही अध्ययन करना है, पर वो तब करना है जबकि आवेश क्या होगा? गतिशील अवस्था में होगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे जब अपन चुंबकत्व, धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये सारे जो चैप्टर्स जब हम पढ़ेंगे, चुंबकीय प्रेरण वगैरह, इन सब में भी हमें आवेश का ही अध्ययन करना है, और तब करना है जबकि वो क्या होगा बेटा? गतिशील अवस्था में होगा। इस इकाई में हम अध्ययन करेंगे आवेश का, जबकि वो क्या होगा? विराम अवस्था में होगा। ठीक भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बड़ा मजा आ रहा है, वाह वाह। ये जो है बेटा 7 नंबर की यूनिट है, और इस यूनिट के अंदर टोटल है 4 चैप्टर। कितने चैप्टर्स हैं इसके अंदर? 4 चैप्टर्स इसके अंदर पढ़ने। बोला सर 4 चैप्टर, वो भी 7 नंबर के। सर मजा नहीं आया। बेटा मजा आएगा, काफी सिंपल है, इतना कोई टफ नहीं है। एक बार अगर तुमने इसकी नब्ज को पकड़ लिया तो फिर उसके बाद कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो कौन कौन से चैप्टर इसके अंदर हमें पढ़ने, तो एक बार मैं नाम बता देता हूं। सबसे पहला जो चैप्टर है बेटा वो है विद्युत क्षेत्र। पहला जो चैप्टर है वो है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, दूसरा चैप्टर जो इसके अंदर आएगा वो है गाउस का नियम, या बोल लो गाउस की प्रमेय, गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। ठीक बेटा, तीसरा चैप्टर जो इसके अंदर हम लेंगे वो है विद्युत विभव। क्या है? विद्युत विभव। ठीक है, फोर्थ चैप्टर जो इसके अंदर हमें लेना है वो है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता एवं संधारित्र। विद्युत धारिता एवं संधारित्र। ठीक है, तो एक एक करके डेली जो है डेली लेक्चर्स में डालता रहूंगा। ठीक है,
और एक एक करके इन चैप्टर्स को क्या करते जाएंगे, हम कंप्लीट करते जाएंगे। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई आज का पहला चैप्टर। लिखिए कॉपी के बिल्कुल बीचों बीच, चैप्टर का नाम लिख लीजिए फर्स्ट चैप्टर। कौन सा चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर विद्युत क्षेत्र। फर्स्ट चैप्टर क्या नाम है बेटा? विद्युत क्षेत्र, बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखो इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आ रहा है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो ये चैप्टर भी नहीं होता। ठीक है, और उसका नाम है आवेश। आवेश बोल लीजिए या विद्युत आवेश बोल लीजिए। विद्युत आवेश या फिर सिर्फ आवेश भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर सिर्फ बोल सकते हैं चार्ज। ठीक है, इसे हम डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से। ठीक है, दोनों में से किसी से भी आप इसको रिप्रेजेंट, दोनों में से किसी से भी इसे आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है। ठीक है, देखिए पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा कोशिश करूंगा कि किसी भी तरीके से वो तुम्हें याद हो पाए। क्लियर बात यहाँ तक? ठीक है, तो आवेश की जो परिभाषा है थोड़ी सी तुम्हें फील आ पाए, आसानी से याद हो पाए, तो एक कहानी से मैं इसको जोड़ करके तुम्हें लिंक करके बताता हूँ ताकि इजीली याद हो पाए। ठीक है, तो कहानी है भाई स्पाइडरमैन की। सभी ने नाम सुना होगा, मूवी देखी होगी स्पाइडरमैन की। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, तो मान लो जैसे ये स्पाइडरमैन है और इस स्पाइडरमैन का जो दिल है भाई वो आ गया किस पर? एक सुंदर कन्या पर। कहीं पर? सुंदर कन्या पर। ठीक है, परेशान ना हो, लॉकडाउन है अभी, सुंदर कन्या का नाम न लो। सर क्या कर रहे हो आप, अभी तो दिखाई भी नहीं दे रही। तो ये सुंदर कन्या है भाई। ठीक है, अब ये स्पाइडरमैन का दिल क्या हो गया? इस सुंदर कन्या पे आ गया। अब ये क्या करना चाहता है? इसे फंसाना चाहता है। ठीक है, तो अब ये स्पाइडरमैन साधारण आदमी होता तो पलट लटक झटक करके काम चलाता, पर स्पाइडरमैन है। ठीक है, तो स्पाइडरमैन ने क्या किया बेटा? इसके ऊपर जाल फेंका। क्या फेंका इसके ऊपर? जाल, मोहब्बत का भी बोल सकते हो, मोहब्बत का जाल फेंका। और इस जाल में इस सुंदर कन्या को फंसा करके क्या किया? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, आकर्षित कर लिया। बात का मुझे नहीं पता क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है, फिलहाल अब समझना। अच्छा, एक एग्जांपल इससे ये ध्यान रहेगा। ठीक है, अब आवेश की डेफिनेशन को समझाने के लिए एक चीज और मैं तुम्हें बताता हूं। मान लो कि हमारे पास क्या है? एक प्लास्टिक का स्केल। बचपन में ये काम सभी ने किया होगा। प्लास्टिक का स्केल है भाई। ठीक है, यहाँ पे हमने लिए कागज के छोटे छोटे टुकड़े। ये हैं हमारे पास कागज के टुकड़े। ठीक है, हमने दोनों को एक दूसरे के करीब रख दिया। क्या देखने को मिलेगा? कुछ नहीं। स्केल कागज के टुकड़ों को देख रहा है और कागज स्केल के टुकड़ों को देख रहा है, बाकी दोनों के बीच में कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखो बेटा, मैं स्केल के साथ कुछ करूंगा तो स्केल को कुछ कुछ होगा। अब क्या करूंगा मैं स्केल के साथ? तो मान लो ये कोई बालक जो कि अभी नहा धो करके आया, बाल सुखा लिए हैं। इसके बाल है बेटा सूखे बाल। कैसे बाल? सूखे बाल। ठीक है, इस प्लास्टिक के स्केल को जब सूखे बालों से रगड़ते हैं, प्लास्टिक के स्केल को जब क्या करेंगे? सूखे बालों से रगड़ते हैं। ठीक है, और रगड़ करके अब अगर कागज के टुकड़ों के पास इस स्केल को लेकर के जाएं तो बेटा ये रगड़ा हुआ स्केल इन कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कर लेता है? खुद से चिपका लेता है। यहाँ स्केल ने कागज के टुकड़ों के साथ वही किया जो स्पाइडरमैन ने इस सुंदर कन्या के साथ किया। समझ में आ रहा है? ठीक है, जब नहीं रगड़ा गया था सूखे बालों पर तो स्केल ने कुछ नहीं किया, पर रगड़ने के बाद इसकी हरकतें स्पाइडरमैन जैसी ही हो। मतलब हम ये कहें कि जब हमने इस प्लास्टिक के स्केल को सूखे बालों से रगड़ा तो रगड़ते ही इस स्केल में क्या हो गया? स्पाइडरमैन का गुण जाग गया। स्पाइडरमैन का गुण क्या हो गया? जाग गया। जैसे स्पाइडरमैन ने सुंदर कन्या पे क्या किया? मोहब्बत का जाल फेंका।
प्लास्टिक के स्केल ने भी क्या किया, कागज के टुकड़ों पे जाल फेंका। बोला सर झूठ बोल रहे हो, ऐसा कोई जाल हमें दिखाई नहीं देता। भाई ये जो जाल इसने फेंका ये अदृश्य जाल होता है। कैसा जाल होता है? अदृश्य जाल होता है। ठीक है, इस अदृश्य जाल को जो बड़े बुजुर्ग, हमारे बड़े बुजुर्ग मतलब जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस अदृश्य जाल को बाद में नाम दिया विद्युत क्षेत्र। क्या नाम दिया? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और स्केल के अंदर ये जो गुण स्पाइडरमैन वाला जागा, इस स्पाइडरमैन वाले गुण को नाम दिया गया क्या? आवेश। क्या नाम दिया गया? आवेश। क्लियर बात? ठीक है, तो हम कहेंगे कि आवेश क्या है, तो आवेश को हम ऐसे डिफाइन करें कि आवेश क्या है बेटा, किसी भी वस्तु, जैसे यहाँ स्केल अपन ने लिया, ये वस्तु हो गई, किसी भी वस्तु का वह गुण है, किसी भी वस्तु में अंतर्निहित वह गुण है जिसके कारण वह अपने चारों ओर क्या करता है? विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, अच्छा अब इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन जो आपको कॉपी में लिखनी है वो मैं बता देता हूं। आवेश की परिभाषा की हम बात करें कि आवेश को किस तरीके से परिभाषित किया जाएगा, तो आवेश की परिभाषा में हम कहेंगे कि आवेश क्या है? किसी भी वस्तु या पदार्थ का, किसी भी वस्तु या पदार्थ का एक गुण है। आवेश क्या है बेटा? किसी भी वस्तु या पदार्थ का एक गुण है। अब बात आती है भाई कैसा गुण है? अरे क्लियर है क्या भाई? बात आती है कि सर बताओ कैसा गुण है। ठीक है, तो जवाब है क्या कि ऐसा गुण है जो अगर किसी वस्तु या पदार्थ में जाग जाए तो इस गुण के जागने के बाद ये जो वस्तु या पदार्थ है ये अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र, अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, या फिर कभी कभी क्या होता है दोनों को उत्पन्न भी करने लगता है और महसूस भी करने लगता है, अनुभव भी करने लगता है। अरे समझ में आ रही है यहाँ तक बात? ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर थोड़ा और समझाता हूं। लिखिए, आवेश हेडिंग डालिए और लिखिए, यह किसी भी वस्तु या पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण कोई वस्तु या पदार्थ अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र या दोनों को उत्पन्न और अनुभव करने लगता है, उत्पन्न और अनुभव करने लगता है। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आपका आता है वो है बेटा आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। ठीक है, आवेश के प्रकार। तो आवेश के प्रकारों के बारे में जिस वैज्ञानिक ने बताया, नाम है बेटा उसका बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन बचपन से ही आवेश के बारे में जानने की इनकी काफी रुचि थी। हम तो संक्रांति के समय पतंग उड़ाते हैं, इनका काम साल भर ही पतंग, ये साल भर ही पतंग उड़ाते थे। ठीक है, पर्वतों पे जाकर के अपनी पतंग को काफी ऊंचाई पे पहुंचाते थे, बादलों में ये जो है अपनी पतंग को भेज देते थे। ठीक है, जो पतंग होती थी उसके साथ लोहे की कोई वस्तु, चाबी वगैरह बांध करके रखते थे। ठीक है, अपन तो मांझे से पतंग उड़ाते हैं, ये तांबे के तारों से पतंग उड़ाते थे, वहां से जो जट का फील होता था, इनको मजा आता था, कोई प्रेक्षण ये लेते थे। ठीक है, तो काफी इन्होंने क्या किया, आवेश के बारे में अध्ययन किया, आवेश के गुणों को, उनके व्यवहारों को, आवेश क्या करता है क्या नहीं करता है, इन सारी चीजों के बारे में जब अध्ययन इन्होंने किया, ठीक है, तो अध्ययन करके इन्होंने बताया कि प्रकृति में 2 प्रकार का आवेश जो है पाया जाता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का आवेश जो है वो प्रकृति में पाया जाता है। ठीक है, कितने? 2 ही प्रकार होते हैं। ठीक है, जब इनके गुणों का, इनके व्यवहारों का अध्ययन किया तो जैसे बोलते पूछ के लक्षण पालने में दिख जाते हैं। तो आवेश का जब अध्ययन किया पता लगा 2 प्रकार के होते हैं। अब बात है भाई इनका नामकरण संस्कार करो। ठीक है, तो इनके गुणों और व्यवहारों को देखते हुए इन्होंने जो 2 प्रकार के आवेश थे उनका नामकरण किया। एक को नाम दिया धनात्मक आवेश और दूसरे को नाम दिया बेटा क्या? ऋणात्मक आवेश। एक को नाम दिया धनात्मक आवेश और दूसरे को नाम क्या दिया? ऋणात्मक आवेश। क्लियर बात यहाँ तक? ठीक है, अच्छा धनात्मक और ऋणात्मक, ये नाम सुनने से ही हमें पता लगता है
कि ये प्रकृति में, प्रकृति कैसी होती है इनकी, विपरीत प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के होते हैं? ये विपरीत प्रकृति के होते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, मतलब एक जैसा करेगा दूसरा क्या करता है, उसका विपरीत करता है। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, अगर मैं कहूं कि धनात्मक आवेश अगर बोर्ड पे लिखेगा तो ऋणात्मक आवेश क्या करेगा, उसे मिटा देगा। समझ में आती है यहाँ तक बात? ठीक है, मतलब नाम से पता लग रहा है विपरीत प्रकृति की, एक जैसा करेगा दूसरा उसका क्या करेगा, उल्टा करेगा। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर इस धनात्मक और इस ऋणात्मक इन दोनों को अगर किसी स्थान पे एक दूसरे से चिपका करके बिठा दें तो धनात्मक के प्रभाव को ऋणात्मक खत्म करने की कोशिश करता है और ऋणात्मक के प्रभाव को धनात्मक खत्म करने की कोशिश करता है। क्लियर है यहाँ तक बात? अरे क्लियर है भाई? ठीक है, चलिए तो हेडिंग लिखिए आवेश के प्रकार और लिख लीजिए इसके बारे में भी लिखिए। वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने प्रयोगों से प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर बताया कि प्रकृति में दो प्रकार के आवेश पाए जाते हैं। फुल स्टॉप आगे लिखिए। इनके गुणों और व्यवहारों का अध्ययन कर इनका नाम निम्न रखा गया। लिखिए, पहला धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश। क्लियर है? चलिए नीचे एक एरो लगा करके लिख लीजिए। लिखिए, इनके नामों से यह पता चलता है कि ये दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं, कि ये दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक भी अपन ने बात कर ली कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक का नाम धनात्मक आवेश, एक का नाम ऋणात्मक आवेश। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, दोनों प्रकृति में एक दूसरे के कैसे होंगे बेटा, विपरीत। एक जैसा करेगा दूसरा उसका उल्टा करेगा। दोनों को अगर एक दूसरे के पास रख देंगे, बहुत पास जब रख देंगे तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, स्वाहा। ठीक है, चलिए आइए अब हम बात करते हैं आवेश के मात्रक की। आवेश के मात्रक, ठीक है, या बोल लो इकाई। ठीक है, तो आवेश का क्या मात्रक होता है, क्या इसकी इकाई होती है, इसके बारे में अपन बात करें तो आवेश की एक नहीं बहुत मात्रक है, अलग अलग पद्धतियों में। ठीक है, जैसे सबसे फर्स्ट अपन बात करें एसआई पद्धति में। कौन सी पद्धति में? एसआई पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, तो बेटा एसआई पद्धति में जो आवेश का मात्रक है यह है कूलाम। इसे एब्रीविएट किया जाता है सी से। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें सीजीएस पद्धति में, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। ठीक है, तो सीजीएस पद्धति में आवेश के दो मात्रक हैं। ठीक है, एक तो है ईएसयू और दूसरा है ईएमयू। ठीक है, ईएसयू का मीनिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, हिंदी में कहे तो स्थिर वैद्युत इकाई, स्थिर वैद्युत इकाई। ठीक है, और ईएमयू का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, बोले तो वैद्युत चुंबकीय इकाई, वैद्युत चुंबकीय इकाई। ठीक है, तो आवेश की जो स्थिर वैद्युत इकाई है बेटा वो होती है स्टेट कूलाम। क्या होती है? स्टेट कूलाम। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, इस तरीके से इसको एब्रीविएट में कर रहा हूं। ठीक, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन को सम्मान देने के लिए, ठीक है, आवेश की जो स्थिर वैद्युत इकाई है वो फ्रैंकलिन भी रखी गई है। क्या भी रखी गई है? फ्रैंकलिन भी रखी गई। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, और आवेश की जो वैद्युत चुंबक की इकाई है वो होती है एब कूलाम। फुल फॉर्म होती है इसकी एब्सोल्यूट कूलाम। क्या होती है? एब्सोल्यूट कूलाम। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करें आवेश के प्रायोगिक मात्रक, प्रैक्टिकल यूनिट। तो आवेश का जो प्रायोगिक मात्रक है बेटा वो है फेराडे। क्या है? फेराडे। अच्छा, इसी तरह का उच्चारण करने वाला एक और मात्रक आगे जब हम पढ़ेंगे चौथा चैप्टर विद्युत धारिता, वहां पे भी सुनाई देगा।
वहां पे वो मात्रक होगा फेरड। तो ध्यान रखना बेटा, फेरड एक अलग चीज है और फेराड एक अलग चीज है, ठीक है। फेरड धारिता का मात्रक होता है, फेरड जो है वो काई का मात्रक है, फेरड है धारिता का, जबकि जो फेराडे है ये होता है काई का मात्रक, आवेश का प्रायोगिक मात्रक। क्लियर है यहां तक बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आगे हम कहें इसके अन्य मात्रकों की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अन्य मात्रक में आप ले सकते हैं एम्पियर सेकंड, एम्पियर हार, ठीक है, एम्पियर सेकंड, एम्पियर घंटा, या फिर लेंगे अपन माइक्रोकुलाम, नैनोकुलाम, पिकोकुलाम, माइक्रोकुलाम, नैनोकुलाम, पिकोकुलाम। क्लियर है यहां तक बात, ठीक है। ये इसके अतिरिक्त मात्रक है, ठीक है। अब देखिए इन सब मात्रकों में क्या है, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन भी हमें कभी कभी करना पड़ता है एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जब हम जाते हैं, तो क्या इन सब में रिलेशन होता है, ठीक है। जैसे होता है ना, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम भी है और द्रव्यमान का मात्रक क्या भी है, ग्राम भी है, ठीक है। और ग्राम और किलोग्राम में क्या रिलेशन होता है कि 1 किलोग्राम के अंदर कितना ग्राम, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम आता है, 1000 ग्राम आता है, ठीक है। तो वैसे इन सब में क्या रिलेशन है, तो जैसे सबसे पहले मैं एक बार लिख देता हूं वापस से यहाँ पे कौन कौन से मात्रक थे। तो एसआई पद्धति में था कुलाम, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो स्थिर वैद्युत इकाई है वो है बेटा स्टेट कुलाम, ठीक है। जो वैद्युत चुंबक की इकाई है वो है क्या, एब कुलाम, ठीक है। जिसकी प्रैक्टिकल यूनिट है वो क्या है बेटा, फेराडे, क्या है, फेराडे। और एम्पियर इंटू सेकंड, एम्पियर हार, माइक्रोकुलाम, नैनोकुलाम, पिकोकुलाम। क्लियर है। तो सबसे पहले हम रिलेशन देखते हैं इन दोनों के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना, पहला जो रिलेशन है, आज का लेक्चर थोड़ा सा रटने जैसा हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा मजा न आए, क्योंकि इसमें एंटरटेन वाली चीजें कम है, ठीक है। थोड़ा सा क्या तुम्हें यूनिट्स वगैरह और कुछ वैल्यूज थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी, इसलिए घबराए नहीं, रख लेना याद, इतनी कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। मेरे को याद है तो तुम्हें भी हो ही सकती है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कुलाम और ईएसयू में क्या रिलेशन है। तो बेटा एक कुलाम जो है उसके अंदर होता है 3 × 10⁹ ईएसयू बोल लो, या फिर ईएसयू की जगह क्या भी यूज में ले सकते हैं, स्टेट कुलाम, ठीक है। तो एक कुलाम में कितना स्टेट कुलाम होता है, 3 × 10⁹ क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम कहें बेटा जो एक एब कुलाम है, इस एक एब कुलाम में होता है 10 कुलाम। एक एब कुलाम में कितना होता है, 10 कुलाम, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक कुलाम में कितना एब कुलाम, 1/10 एब कुलाम। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। नेक्स्ट हम कहें एक फेराडे में कितना कुलाम होता है, तो ध्यान रखना एक फेराडे में होता है 96,485 कुलाम, ठीक है। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अप्रोक्सीमेटली हम इसे ले लेते हैं 96,500 कुलाम। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। नेक्स्ट अब देखें कि एक एम्पियर सेकंड में होता है 1 कुलाम, एक एम्पियर हार जो है बेटा इसके अंदर होता है 3600 कुलाम। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। एक माइक्रो कुलाम के अंदर होता है 10⁻⁻6 कुलाम, एक नैनो कुलाम में होता है 10⁻⁻9 कुलाम, और एक पीको कुलाम में होता है 10⁻12 कुलाम, ठीक है। तो जो यूनिट वाला जो बताया था उसे भी आप पोज करके एक बार लिख ले, ठीक है। और ये जो सामने इन सब में रिलेशन लिखा हुआ है कन्वर्जन करने के लिए जो काम आएगा, इसे भी आप लिख ले। क्लियर है बात, ठीक है। पोज कर लीजिए और लिख लीजिए। चलो लिख लिया, पक्का, ठीक। चलिए मिटा दूं, ओके। चलो बहुत बढ़िया, यहां तक की भी बात हम कर चुके हैं, ठीक है। अब मात्रक अगर अपन ने देख लिया तो बात कर लेते हैं अपन आवेश की विमा के बारे में। काय के बारे में, आवेश की विमा। किसकी माँ, आवेश की विमा, ठीक भाई, बहुत बढ़िया है ना। अच्छा विमा सभी जानते हैं, विमा क्या होता है, राशियों को मूल भौतिक राशियों में, मूल भौतिक राशियों के पदों में लिखने की जो टेक्निक है उसी को हम क्या बोलते हैं, विमा, ठीक है। तो ये भी तुम्हें पता है 7 मूल भौतिक राशियां होती है, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, ठीक है। तो विद्युत धारा जो है उसको मूल भौतिक राशि लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आवेश की विमा हम निकालेंगे, 10th क्लास में सभी ने पढ़ा होगा कि धारा बराबर क्या होता है बेटा, आवेश बटे समय,
अरे याद है ना, ये नहीं होगा तो ये याद होगा, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यही तो आता था 10th में तुम्हें, और क्या आता था, याद है ना भाई। ठीक है, तो धारा बराबर क्या, आवेश बटे समय। तो यहां से अगर मैं आवेश निकालू तो आवेश क्या होगा बेटा, धारा मल्टीप्लाइड बाई समय। ठीक है, और विमा लिखनी भी आती होगी, है ना। तो अगर आवेश की विमा अपन लिखें, विमा किसकी, आवेश की। ठीक है, बोलो धारा की विमा क्या, धारा की विमा लिखते समय धारा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। कितने टाइम से, यहाँ एक बार, तो पावर कितनी लग जाएगी 1, या तो लगा दो या मत लगाओ। ठीक है, इनटू समय, समय को विमा लिखते टाइम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से। कितने टाइम आ रहा है, एक बार, तो पावर कितनी लगेगी 1। ठीक है, तो आवेश की विमा क्या बनकर तैयार होगी भाई, A1T1, या सिर्फ इसे ये 1 न लगाए, सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं AT, क्योंकि कोई पावर नहीं होने का मतलब पावर 1 ही होता है। ठीक है ना, या फिर इसको थोड़ा जमा करके लिखें, क्योंकि विमा में पता होगा तुम्हें AMLT इसकी फॉर्म में लिखा जाता है। तो क्या बनेगी, M0 L0 T1 A1, इस तरीके से कि इसकी विमा को हम लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, कर लिया, ओके। ठीक है, तो ये आवेश का मात्रक भी हो गया, आवेश की विमा भी हो गई। एक बार फिर से बता देता हूँ। ठीक है, आवेश का ऐसा ही पद्धति में मात्रक क्या है बेटा, कूलाम। ठीक है, ये याद रखना, कूलाम, ज्यादातर कूलाम ही काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट आवेश की विमा आपको याद रखनी है। आवेश की विमा क्या होती है, बोलो क्या होती है, A1T1। ध्यान रखना, 12th की पूरी फिजिक्स के अंदर आवेश की विमा बहुत काम आएगी भाई। अन्य भौतिक राशियों की मात्रक विमाएं जब आपको निकालना होगा 12th में, ठीक है, तो वहां पे आवेश की विमा मैक्सिमम जगह पे काम आती है। क्लियर बात याद है। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में लेता हूं, हालांकि वो प्रॉब्लम के नाम पे दब्बा है। ठीक है, क्वेश्चन है कुछ इस तरह का कि एक स्टेट गुलाम अपॉन एक एब गुलाम, एक स्टेट गुलाम और एक एब गुलाम का क्या करिए, अनुपात बताइए। क्लियर है यहाँ तक बात। ठीक है, तो अनुपात निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेम जो है, दोनों का कन्वर्जन क्या करना पड़ेगा अपने को, सेम सिस्टम के अंदर, सेम पद्धति के अंदर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए अपन एक चीज देख लेते हैं, दोनों को स्टेट गुलाम को भी गुलाम में कन्वर्ट कर लेते हैं और एब गुलाम को भी गुलाम में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। तो अभी अभी अपन ने पढ़ा था कि जो एक गुलाम है बेटा, उसके अंदर कितना होता है, 3 गुणा 10 की घात 9 स्टेट गुलाम होता है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं निकालूं एक स्टेट गुलाम, तो बेटा एक स्टेट गुलाम में कितने गुलाम होगा, बोलो 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻⁹। अरे सही है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अपने को ये भी पता है कि जो एक एब गुलाम है, इस एक एब गुलाम में कितना होता है बेटा, 10 गुलाम। ठीक है, तो सॉल्यूशन ये लो तुम्हारे हाथों में, पकड़ो, एक स्टेट गुलाम डिवाइडेड बाई एक एब गुलाम बराबर, बोलो एक स्टेट गुलाम में कितना गुलाम, 1/3 इंटू 10⁻⁹ और एक एब गुलाम में कितना गुलाम, 10 गुलाम। गुलाम ने गुलाम को मारा, अरे सही है ना। तो कितना आएगा बेटा, नीचे ले लो उसको, 1/3 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 9 और 1 कितना हो गया, 10। ठीक है, यही क्या होगा आपका आंसर। क्लियर है यहाँ तक बात। ठीक है, लिख लीजिए फास्टली, चलिए लिख लिया, ओके, बहुत बढ़िया, है ना। अब थोड़ी सी एक दो बात और हम कर लेते हैं, ये भी इस चैप्टर में काम आएगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहला पॉइंट जो मैं बता रहा हूं वो है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, और इसकी जो प्रकृति होती है बेटा वो होती है ऋणात्मक। प्रकृति कैसी होती है इसकी, ऋणात्मक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें एक प्रोटॉन पर आवेश, एक प्रोटॉन पर आवेश। ठीक है, अच्छा इसको QE से लिख सकते हैं अपन। ठीक है, Q मीन चार्ज, E मीन्स ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको लिख सकते हैं QP से, चार्ज ऑन प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ गुलाम, और ये कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट अपन एक कण और देखें, परमाणु के अंदर जो मूलभूत कण है उसमें एक कण और है, नाम है उसका क्या, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो एक न्यूट्रॉन पर आवेश, ठीक है, तो ध्यान रखना न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 0। ठीक है,
न्यूट्रॉन कैसा होता है बेटा? विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी आवेश प्रदर्शित करता है, प्रोटॉन भी आवेश प्रदर्शित करता है, पर न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन कोई आवेश प्रदर्शित नहीं करता है। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं एक चीज तुमसे यहाँ पूछूं कि बताओ, इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा आवेश या प्रोटॉन पर ज्यादा आवेश? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में किस पे ज्यादा आवेश? बोलो। प्रोटॉन पर। अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हारे ऑप्शन लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने पूछा, याद है? दोनों में से किस पे ज्यादा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर या प्रोटॉन पर? क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन अनीता, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे आवेश बराबर, आवेश की मात्रा है ना। दूसरा अपन ले रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा, प्रोटॉन पर कम। तीसरा हम ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन पर कम और प्रोटॉन पर ज्यादा। और चौथा ऑप्शन, चलो चौथे को छोड़ो, है ना। क्लियर बात? ठीक है, तो बताइए हाँ, कितने बच्चे? एक और अनीता, अनीता के साथ दोनों पे बराबर, ईमानदारी से भाई। बसंती, चंपा। अच्छा, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने, जहां तक मुझे लगता है, आंसर दिया होगा कि इलेक्ट्रॉन पर कम होता है सर और प्रोटॉन पर ज्यादा होता है? ये दिया? अच्छा, अगर ये नहीं दिया तो बहुत बढ़िया है, और ये दिया तो बेटा एक चीज समझ लेना, जो मिसकंसेप्शन तुम्हारे दिमाग में आया मैथमेटिक्स का वो ये है, जैसे हम बोलते हैं कि बताइए -1 और सॉरी, एक ले लेते हैं अपन 1 और एक ले लेते हैं माइनस का 1 लाख ले लो। माइनस का कितना? 1 लाख। ठीक है, अगर मैं पूछूं तुमसे, बताओ दोनों में से कौन बड़ा? हाँ, तो मैथ के अकॉर्डिंग हम ये कहेंगे सर एक बड़ा है माइनस के 1 लाख से। सही ना भाई? ठीक है, तो यहाँ अच्छा, यहीं पे एक और चीज पूछे कि बताइए 2 बड़ा या माइनस का 2 बड़ा, तो क्या जवाब होगा? 2 बड़ा। क्लियर है? बट एक चीज ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे आवेश के साथ ऐसा नहीं, ठीक है ना। दोनों पर, ये गलत जवाब है, ठीक है। दोनों पर आवेश की जो मात्रा है ये क्या है? बराबर। इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है प्रोटॉन पर भी उतना ही आवेश है। बोला सर फिर ये प्लस और माइनस का एक लिए लगाया, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, प्लस और माइनस तो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इनकी प्रकृति रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्लस और माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो प्रोटॉन की विपरीत प्रकृति का, प्रोटॉन पर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन की विपरीत प्रकृति का है। मतलब विद्युत क्षेत्र के साथ अन्य आवेशों के साथ इलेक्ट्रॉन का जैसा व्यवहार होगा, प्रोटॉन का व्यवहार कैसा होगा? उसका विपरीत होगा। तो ध्यान रखना है, प्लस माइनस सिर्फ विपरीत प्रकृति को प्रदर्शित कर रहे हैं, प्लस माइनस या बड़े छोटे को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। तो जब भी कभी ये पूछा जाए बताओ कौन आवेश बड़ा कौन छोटा, तो ये प्लस माइनस को हटा के ये जो परिमाण है इसको देखना भाई। समझ में आ रही है यहाँ तक बात? ठीक है, प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है। प्लस माइनस सिर्फ प्रकृति को, गुणों को, व्यवहारों को, विद्युत क्षेत्र के प्रति रिएक्शन को, दूसरे आवेश के प्रति रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस माइनस बड़े छोटे को रिप्रेजेंट नहीं करते। क्लियर रहेगी यहाँ तक बात? चलिए ठीक भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज मैं और बताऊं कि ये जो परिमाण अपन ने लिखा आवेश का 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, ठीक है, ये काफी काम आने वाला परिमाण है। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, तो बार बार कौन इतना बड़ा लिखेगा, तो अपन इसको एब्रीविएट करके ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी मैं कहूंगा ई तो ई का स्मॉल ई का मतलब क्या होगा? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है बेटा इसको माइनस ई से, और प्रोटॉन का जो आवेश है इसको क्या इसे लिख सकते हैं? प्लस ई से लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखें कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, ये प्राकृतिक रूप से आवेशित कण है। कैसे है? प्राकृतिक रूप से आवेशित कण है। जब ये हुए थे तभी अपने साथ में लेकर के आए थे, मतलब बोल सकते हो कि इनको जो आवेश हो गॉड गिफ्टेड है। अरे क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है कैसे हैं? प्राकृतिक रूप से आवेशित कण है। ठीक है, तो एक काम कीजिए, ये नोट कीजिए। कर लिया? ठीक है, ये नोट करने के बाद एक एरो लगा के लिखिए, परिमाण 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम को
स्मॉल ई से भी निरूपित करते हैं, स्मॉल ई से भी निरूपित करते हैं। और लिख लीजिएगा स्मॉल ई बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुलाम। क्लियर है? ठीक, चलिए और एक स्टार पॉइंट और लगा लो। लिखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्राकृतिक रूप से आवेशित कण होते हैं, प्राकृतिक रूप से होते हैं, गॉड गिफ्टेड है, पैदा हुए जब से लेके आए भाई, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्राकृतिक रूप से आवेशित कण होते हैं। ठीक भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सर, ये भी बता दिया। अच्छा एक चीज और मैं ये बता देता हूँ, हालांकि वो काम नहीं आएगा, फिर भी देख लो, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान, ठीक है, एमई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो एक इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। क्लियर यहां तक बात? ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें एक प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान, ठीक है, तो एमपी इज इक्वल टू होता है 1.672 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। क्लियर यहां तक? ठीक है। अच्छा न्यूट्रॉन का भी देख लो, एक न्यूट्रॉन का कौन सा द्रव्यमान? विराम द्रव्यमान, ठीक है। ध्यान रखना विराम इस वजह से यूज में ले रहा हूं मैं, क्योंकि पता है आइंस्टीन की रिलेटिविटी की थ्योरी के अकॉर्डिंग, याद है ना भाई, वेग के साथ द्रव्यमान बदलता है, रफ्तार के साथ द्रव्यमान बदलता है, ठीक है ना, इसलिए विराम यूज में ले रहा हूं, है ना। तो न्यूट्रॉन का विराम अवस्था में एक न्यूट्रॉन का जो विराम द्रव्यमान बेटा वो होता है 1.675 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है। अच्छा अगर देखा जाए, देखो इधर यहाँ पे अगर अपन बात करें, मान लो जैसे मैं पूछूं, बताओ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कौन भारी? बोला बहुत से बोल रहे होंगे इलेक्ट्रॉन भारी, सदस्य -31 या 27। अरे भाई माइनस में है 31, ठीक है। ध्यान रखना प्रोटॉन जो है वो प्रोटॉन से क्या होता है? बहुत हल्का होता है। क्लियर है बात? ठीक है। अभी मैं रिलेशन भी बता दूंगा, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ऐसे कहें अपन की जो प्रोटॉन है बेटा उसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है। एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन के कंपेरिजन में क्या बिल्कुल हल्का है, बिल्कुल हल्का, ठीक है। बताने की कोशिश कर रहा हूं, काफी कम है द्रव्यमान, नगण्य है इसका द्रव्यमान, ठीक है। मतलब द्रव्यमान संख्या जैसे पढ़ा होगा 11th क्लास में तुमने, द्रव्यमान संख्या निकालते टाइम इलेक्ट्रॉन को हम द्रव्यमान को उसकी कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसका द्रव्यमान बिल्कुल न के बराबर, ठीक है। पर कुछ तो है, अपने तो भाई काम का है, ठीक है ना, कुछ तो इसका द्रव्यमान होता है, ये ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बताओ दोनों में किसका द्रव्यमान ज्यादा था? तो देखने से पता लग रहा है यहाँ 1.672 या 1.675 भारी कौन? भारी कौन? न्यूट्रॉन, ठीक है। अब ये इतने इतने से द्रव्यमान, इसमें क्या हल्का और क्या भारी पर थोड़ा ध्यान रखना, एक्यूरेसी मेंटेन करें अपन। तो जो न्यूट्रॉन है, ठीक है, ये प्रोटॉन से क्या होता है बेटा? थोड़ा सा भारी होता है। जो न्यूट्रॉन है प्रोटॉन से क्या होता है? थोड़ा सा भारी होता है। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है। अच्छा ये सब बताने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है, ये ध्यान रखना इन सबके पास द्रव्यमान होता है, बस इतना सा है। इलेक्ट्रॉन के पास भी होता है, लिख लीजिए, लिख लिया? हाँ, ये बताने के पीछे इतना ही मकसद है बस मेरा कि इलेक्ट्रॉन के पास भी द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन के पास भी होता है और न्यूट्रॉन के पास भी होता है। इन सबके पास माना वो काफी कम है पर है, होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अरे क्लियर है क्या यहाँ तक? पता? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है ना। तो ये सब भी अपन ने बात कर ली, क्लियर है बात? ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा, एक प्रश्न तुम्हारे बीच, तुम्हारे सामने ला रहा हूं। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को आवेशित कैसे किया जाए? किसी वस्तु को आवेशित कैसे किया जाए? अरे समझ में आ रही है यहाँ तक बात? ठीक है। ऐसा क्या करे वस्तु के साथ कि वस्तु आवेशित हो जाए? ऐसा क्या करे वस्तु के साथ कि वस्तु आवेशित हो जाए? क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है। तो एक कहानी जो है मजाकिये तौर पर देख लीजिए, फिर बताते हैं, लिखवा देंगे इसमें भी किसी वस्तु को कैसे आवेशित किया जाए, ठीक है। तो बात है भैया क्या,
मेरा एक विद्यार्थी था, नाम है चिंटू। क्या नाम है? चिंटू। शरीफ सीधा साधा सा बच्चा। एक दिन सुबह सुबह इसके दरवाजे पे किसी वस्तु ने दस्तक दी। समझ रहे हैं? किसी वस्तु ने दस्तक दी। चिंटू ने दरवाजा खोला, सामने देखा वस्तु खड़ी है। ओ माय गॉड! चिंटू बड़ा खुश हुआ, आज तो सुबह सुबह वस्तु के दर्शन हो गया भाई। और वस्तु ने सीधा आकर के चिंटू से कहा, चिंटू प्लीज चार्ज मी। ओ माय गॉड! चिंटू भाई वैसे तो बड़ा सख्त लौंडा है, पर पिघल गया वस्तु है। वस्तु ने बोला, चिंटू प्लीज मुझे आवेशित करो। चिंटू ने कहा, भाई चिंटू शरीफ लड़का है, तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं सोचा उसने, ठीक है ना। चिंटू ने सोचा भाई आवेश नाम की कोई चीज होगी, इसे नहीं मिल रही होगी, मेरे से बोल लिया भाई चिंटू ले आओ मेरे लिए, है ना। तो चिंटू मार्केट में गया। चिंटू मार्केट में जाकर के सब दुकानों में पूछा, भैया आवेश है क्या, आवेश है क्या, आवेश है क्या, आवेश है क्या। सब बोल रहे भाई ये कौन सी चीज आ गई यार, क्या मांग रहा है तू। अब थक हार करके आया वापस से, वस्तु से आके बोला, भाई टुडे आई कांट चार्ज यू, आज मैं तुम्हें आवेशित नहीं कर सकता। वस्तु ने बोला, नहीं मुझे तो आज ही करना पड़ेगा। अब भैया ऐसी स्थिति में चिंटू जाए तो जाएगा। चिंटू आया मेरे पास, बोला सर जो है आज सुबह सुबह एक वस्तु आई, उसने मुझसे बोला कि चिंटू प्लीज चार्ज मी। मैंने कहा वाह यार बड़ी अच्छी बात है, तो कर देता वैसे, क्या दिक्कत है। बोला सर मैं पूरे मार्केट में घूमे, कहीं मुझे आवेश ही नहीं मिला, तो मैं कैसे उसको आवेशित करता। मैंने कहा रे बावड़ी पूंछ, इतना बढ़िया मौका हाथ से कैसे गवा रहा है बे। आवेश कोई मार्केट में मिलने वाली चीज नहीं है कि किसी वस्तु को अगर आवेशित करना हो और हम मार्केट में जाएं, आवेश खरीद के लाए और वस्तु को चिपका दें। बेटा किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। समझ में आया? क्या करना पड़ता है? मेहनत करना पड़ता है। बोला सर सीधा सीधा बताओ कैसे मेहनत करना है। पहले देख, पहले समझ कैसे क्या होता है, ठीक है ना। तो एक चीज समझना कि हम कहें कोई भी वस्तु है, तो वैसे वस्तु जो है ये बनी होती है काई से, पदार्थ से। पदार्थ बना होता है काई से, अणुओं से। अणु बने होते हैं काई से, परमाणुओं से। और परमाणुओं में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आवेश की बात कर रहे हैं तो न्यूट्रॉन को बोल रहे हैं तो चल भाई तू किसी काम का ही नहीं है, तेरे पास है ही नहीं आवेश, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वस्तु बनी है पदार्थ से, पदार्थ बना है अणु से, अणु बना है परमाणु से। परमाणु के अंदर क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। बड़ी बाबा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे तो आवेश होता है बे। इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? -E। और प्रोटॉन पे कितना होता है? +E। दोनों पे आवेश होता है। मतलब वस्तु के पास ऑलरेडी आवेश है। बोला फिर सर सुबह सुबह गाय के आके मेरे को परेशान किया। मैंने कहा बेटा है उसके पास, पर वो दिखा नहीं पा रही है। उसके पास है पर वो दिखा नहीं पा। बोला सर फिर ऐसा क्या करूं कि मैं देख लूं। तो मैंने कहा भाई बेटा देखने के लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। बेटा फिर पहले सर ये बताओ आपकी वो दिखा क्यों नहीं पा रही है, ठीक है। तो जैसे समझना, मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। अपन लेते हैं, मान लो मैंने एक टुकड़ा लिया। ये जो टुकड़ा मैंने लिया बेटा, ये लिया बेरिलियम का, लिया नहीं बोरोन का ले लेते हैं, ठीक है। ये जो टुकड़ा मैंने लिया बेटा, ये लिया बोरोन का, ठीक है। कैसे लिखते हैं इसको? 5 होता है ना परमाणु क्रमांक। बोरोन को 20 से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5, ठीक है ना। तो बोरोन का टुकड़ा अपन ने लिया। अब इसमें से इसका एक परमाणु निकाल करके अगर हम देखें, ठीक है, तो मान लो ये बोरोन का एक परमाणु हो गया, ये हो गया इसका नाभिक। क्लियर यहाँ तक बात, ठीक है। ये इसका पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा, ये नाभिक। क्लियर यहाँ तक बात, ठीक है। तो देखो है क्या, परमाणु क्रमांक इसका 5 बोरोन का, ठीक है। मतलब इसके नाभिक में 5 क्या होंगे? प्रोटॉन। इसके नाभिक में 5 क्या होंगे? प्रोटॉन। और बाहर कक्षाओं में 5 ही क्या होंगे? सामान्य स्थिति में अगर देखें तो 5 ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
तो 5 ही इसके पास होंगे इलेक्ट्रॉन। कैसे बढ़ते हैं, 1s2 2s2 2p1, ठीक है। तो ये 1s2 ये 2s2 और इसी में आएगा 2 में 2p1। अरे क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। अब मैंने एक चीज, अच्छा इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है कितना, माइनस ही, और प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है, प्लस ही। प्लस माइनस मतलब दोनों की प्रकृति कैसी, विपरीत। विपरीत प्रकृति मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, दुश्मन है भाई, क्या है। अरे एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो वस्तु क्यों आवेश प्रदर्शित नहीं कर पा रही है, सुन। इसके पास 5 प्रोटॉन नाभिक में है, तो कक्षाओं में 5 ही क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है। बोला सर तो क्या हुआ, तो ये हुआ भाई, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश है, और जितना प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर क्या है, ऋणात्मक आवेश है। तो हो क्या रहा है यहाँ, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट को प्रत्येक प्रोटॉन, और प्रत्येक प्रोटॉन के इफेक्ट को प्रत्येक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे रहा है, कैंसिल कर दे रहा है। यही वजह है कि वस्तु के पास आवेश है, पर फिर भी वो क्या नहीं कर पा रही है, प्रदर्शित नहीं कर पा रही। समझ में आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। बोला सर फिर ऐसा क्या करें, क्या आवेशित किया जाए। बोला देख भाई, बोरोन की अपन ने बात की, परमाणु क्रमांक इसका 5 इसके पास क्या है, प्रोटॉन है, और 5 ही इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक बार मैं वापस से लिख देता हूं इसको, थोड़ा बोल्ड रब कर देते हैं। यहां तक समझ में आ रही बात। सामान्य स्थिति में जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना उसके पास धनात्मक आवेश उतना ही क्या है उसके पास ऋणात्मक आवेश। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल। इस वजह से वस्तु के पास आवेश तो है पर वो प्रदर्शित नहीं। अच्छा एक चीज और ध्यान से सुनना, जब भी मैं कभी तुमसे कहूंगा इस वस्तु के पास कितना आवेश है, तो आवेश का मतलब मैं नेट आवेश की बात कर रहा हूँ, प्रभावी आवेश की मैं बात कर रहा हूँ। समझ में आ रही है यहाँ तक बात, ठीक है। जो अपना प्रभाव प्रदर्शित कर पा रहा है उस आवेश की मैं बात कर रहा हूं, जो कैंसिल हो जा रहा है उस आवेश की बात नहीं कर रहा हूं भाई। क्लियर है यहां तक बात, ठीक है। चलिए ठीक, देखिए तो सामान्य स्थिति में अपन ने देखा क्या, सामान्य स्थिति में, ठीक है, बोरोन के परमाणु की हम बात करें तो बोरोन के परमाणु के पास क्या है भाई, 5 तो है इसके पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और 5 ही क्या है इसके पास, प्रोटॉन, ठीक। और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को प्रत्येक प्रोटॉन क्या कर दे रहा है, कैंसल आउट, क्या कर दे रहा है, कैंसिल कर दे, ठीक है। बोला सर फिर कैसे आवेशित किया जाए। बोला बेटा क्या करना पड़ेगा, इनकी संख्या को असंतुलित करना पड़ेगा। समझ में आती है यहाँ तक बात, ठीक है। चलिए तो संख्या को असंतुलित करते हैं। अब संख्या को असंतुलित करने का मतलब क्या है कि या तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे या जोड़ने पड़ेंगे, या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटाओ या बढ़ाओ। असंतुलित करने का मतलब ये है, या फिर प्रोटॉनों की संख्या को बढ़ाना और घटाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो प्रोटॉन जो होते हैं ना वो नाभिक में होते हैं, ठीक है, तो उनको निकालना और जोड़ना, ऐसा नहीं है प्रोटॉन निकलते हैं जुड़ते नहीं, बाकी उनको निकालना जोड़ना क्या होता है, काफी कठिन होता है। कठिन होने का मतलब उसमें काफी ज्यादा ऊर्जा लगती है, ठीक है। और ये नेचर का लॉ है कि कोई काम अगर कम एनर्जी से होता है तो हम उसे कम एनर्जी से करना ही पसंद करते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, अगर किसी वस्तु को अपने को आवेशित करना है तो बेटा हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही असंतुलित, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम छेड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनों को ही हम छेड़ेंगे, ठीक है। मतलब जवाब यहां से अपने को मिल जाता है कि किसी वस्तु को कैसे आवेशित किया जाए। तो जवाब आया क्या, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करें, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करें, ठीक है। मतलब या तो वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकाले या फिर वस्तु में से क्या करें, या तो वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकालो या फिर जोड़ो। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। अब देखते हैं भाई कि कैसे इलेक्ट्रॉन निकालने पे कैसे आवेश आता है, कैसे क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं कहूँ कि ये बोरोन है, ठीक है। अगर मान लो इस बोरोन में से क्या कर लू मैं, एक इलेक्ट्रॉन मान लो मैंने इसमें से इजेक्ट कर दिया, निकाल दिया, ठीक है। तो हम कहेंगे कि पहले 5 थे, पहले कितने थे, 5, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे समझो इसको 5, चलो ऐसे ही देख लो, ठीक है। पहले कितने थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने रह गए, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया ना, कितने रह गए, 4 इलेक्ट्रॉन रह गए। और प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, प्रोटोनों को थोड़ी छेड़े, प्रोटॉन तो अभी भी कितने हैं, 5 के 5 ही है। समझ में आ रही है यहाँ तक बात, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया भाई मैंने इसमें से, क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तो रह गए कितने, 4, और प्रोटॉन रह गए कितने, है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे बोरोन में हम कहें एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद
इलेक्ट्रॉन तो रह गए 4 और प्रोटॉन रह गए 5। तो 5 प्रोटोनों को ऐसे लिख सकता हूं मैं, 4 प्रोटॉन प्लस 1 प्रोटॉन, सही है ना। तो हुआ क्या, ये 4 प्रोटोनों की इफेक्ट को तो किसने, 4 प्रोटोनों की इफेक्ट को तो 4 इलेक्ट्रॉनों ने कैंसिल कर दिया, पर ये जो एक प्रोटॉन है इसे कैंसिल करने वाला कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये प्रोटॉन क्या करने लगेगा, अपना प्रभाव प्रदर्शित करने लगेगा, और इस प्रोटॉन की वजह से वस्तु भी क्या दिखाने लगेगी, आवेश दिखाने लगेगी। क्लियर बात, ठीक है। अच्छा देखते हैं वस्तु पे कैसा आवेश है। तो देखो, क्योंकि आवेश जो प्रदर्शित कर रही है इस प्रोटॉन की वजह से कर रही है, और प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है, धनात्मक, ठीक है। तो यहां से क्या आपको जवाब मिलता है कि अगर किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाएं तो वस्तु क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। क्लियर बात, ठीक है। अच्छा एक चीज और यहां से देखना है, धनावेश को एक और तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं कि धनावेश क्या है, किसी वस्तु पे धनावेश मतलब क्या है। तो हम कहेंगे देखो यहाँ प्रोटोनों की संख्या ज्यादा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, कम, ठीक है ना। तो आप धनावेश को कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की न्यूनता, इलेक्ट्रॉन की कमी ही क्या होता है, धनावेश होता है। क्लियर है यहां तक बात, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर इसी में क्या कर दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं जोड़ दूं, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद 5 थे ना, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद कितने हो गए बेटा, 6, और प्रोटॉन तो उतने के उतने ही रहेंगे। अरे सही है ना यार, प्रोटॉन तो उतने के उतने ही रहेंगे, ठीक है, 5 ही रहेंगे प्रोटॉन तो, है ना। तो वापस से देखना, 5 इलेक्ट्रॉनों के इफेक्ट को तो 5 प्रोटोनों ने कैंसिल कर दिया, पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा बच गया जिसके इफेक्ट को कोई कैंसिल करने वाला नहीं है, और इस इलेक्ट्रॉन के कारण ही वस्तु क्या करने लगेगी, आवेश का प्रदर्शन करने लगेगी। और इस इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, कैसा होता है, ऋणात्मक, मतलब वस्तु पे भी कैसा आएगा, ऋणात्मक। तो क्या पता लग रहा है कि अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाए तो वस्तु पे कैसा आवेश आ जाता है, ऋणात्मक। कैसा आवेश आ जाता है, ऋणात्मक। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। चलो ये तो मैंने प्रकृति के बारे में बता दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो धनात्मक आवेश वस्तु पे आएगा, और इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो वस्तु पे ऋणात्मक प्रकृति का आवेश आएगा, ठीक है। चलिए इसको भी थोड़ा लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए सबसे पहले, किसी वस्तु को किस प्रकार आवेशित किया जाता है, किसी वस्तु को किस प्रकार से आवेशित किया जाता है। तो आंसर में लिखिए, लिखो बेटा, सामान्य स्थिति में किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, अतः वस्तु में जितना धनात्मक आवेश होता है उतना ही ऋणात्मक आवेश भी होता है, और ये परस्पर निरस्त हो जाते हैं। अतः सामान्य स्थिति में वस्तु विद्युतीय रूप से उदासीन होती है। कायरे वस्तु कैसी होती, उदासीन होती है। क्लियर यहां तक बात, ठीक है। लिखिए आगे, किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, नहीं ये मत लिख भाई, ये लिख, किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए उसमें से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलो फर्स्ट एरो लगा के लिखो, यदि वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो वस्तु धनावेशित हो जाती है। लिखा, लिखो इसी में आगे, अर्थात वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता ही धनावेश होता है। क्लियर है यहां तक? आगे लिखो नेक्स्ट एरो, यदि वस्तु में इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं, यदि वस्तु में इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं तो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। अब जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, अधिकता। तो लिखो अर्थात इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ही, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ही
ऋण आवेश होता है। क्लियर है यहाँ तक बात? एक बार फास्टली मैं बोल देता हूं कि अगर किसी वस्तु को हमें आवेशित करना है तो या तो इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वस्तु धन आवेशित हो जाएगी और अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो वस्तु ऋण आवेशित हो जाएगी। बोल बात समझ में आएगी या नहीं आएगी? आएगी ना भाई? ठीक है, देखो इसी चीज को मैथमेटिकल क्वेश्चन के फॉर्मेट में इसी चीज को मैं लिख सकता हूं। इसी चीज को दूसरे तरीके से कैसे कहे, जैसे अगर मैं कहूं, लिख लेना एग्जाम्पल करके, लिखिए कि अगर मैं कहूं कि मान लो मैंने यहां दो जो है डिनोटेशंस यूज में ले रहा हूं, एनई और एनपी। ये एनई जो है ना बेटा, ये क्या है? वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एनई क्या है? वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और एनपी क्या है? वस्तु में प्रोटोनों की संख्या। एनपी क्या है बेटा? वस्तु में प्रोटोनों की संख्या। क्लियर बात? ठीक है, अब वस्तु में तीन स्थितियां हम क्रिएट कर रहे हैं। तीन स्थितियां हम वस्तु में क्रिएट कर रहे हैं। पहली स्थिति हम क्रिएट कर रहे हैं क्या, कि वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटोनों की संख्या बराबर है। दूसरी स्थिति हम क्रिएट कर रहे हैं कि वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा और प्रोटोनों की संख्या कम है। और तीसरा है वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम और प्रोटोनों की संख्या क्या है बेटा? ज्यादा है। ठीक है, आपको बताना है तीनों स्थितियों में वस्तु किस प्रकार के आवेश से आवेशित कहलाएगी। समझ में आ रही है यहाँ तक क्या बात बतानी है? ठीक भाई, करो सोल्व करो, पॉज कर लो वीडियो। तीनों स्थितियों में बताओ बताओ बताओ। हाँ कर लिया? चलो देखो, तो पहले में क्या है भाई? इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटोनों की संख्या की क्या है? बराबर। जितने इलेक्ट्रॉन उतने क्या प्रोटोन। एक दूसरे को मार देंगे तो क्या होगी? उदासीन। सही है ना? दूसरी कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा और प्रोटोनों की संख्या कम, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटोन कम है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता क्या होती है? ऋणावेश। मतलब इस स्थिति में वस्तु कौन सी आवेश से आवेशित कहलाएगी? ऋणावेश। इसमें क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम और प्रोटोनों की अधिकता। इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता, इलेक्ट्रॉनों की कमी ही क्या होता है बेटा? धनावेश। तो हम कहेंगे वस्तु क्या है? धनावेश। समझ में आ रही है यहाँ तक बात? ठीक है, चलिए अच्छा एक चीज मैं और पूछूं। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, लिख लीजिए एक बार इसको। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या, कैसे, किसकी अधिकता किसकी कमी, तो किस प्रकृति का आवेश होगा। अगर मैं क्वेश्चन ये पूछूं कि बताओ कितना आवेश होगा, परिमाण पूछ रहा उसका कितना आवेश होगा, ठीक है, तो कैसे पता लगाते हैं? देखना, जैसे अपन ने बोरोन वाला जो एग्जांपल लिया था, है ना, सामान्य स्थिति में बोरोन के पास क्या थे बेटा? 5 ही प्रोटॉन थे और 5 ही क्या थे? इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, और ये आपस में क्या हो जा रहे थे? कैंसिल हो जा रहे थे। तो अगर मैं पूछूं बोरोन पे इस स्थिति में कितना आवेश, ध्यान रखना मैं आवेश का मतलब नेट आवेश की बात कर रहा हूँ। नेट आवेश, प्रभावी आवेश, उस आवेश की बात। हर वस्तु के पास आवेश होता है। किसी भी वस्तु की अगर हम बात करें तो हर वस्तु के पास क्या आवेश है, हम उस पर वो प्रदर्शित नहीं कर पाते। जो प्रदर्शित नहीं कर पा रही हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बात करें नेट आवेश। क्लियर यहाँ तक बात? ठीक है, तो अगर मैं कहूँ इस स्थिति में बोरोन के पास नेट आवेश क्या है, अब आगे से मैं नेट आवेश नहीं करूंगा, मैं आवेश ही कहूंगा, समझ जाना मैं नेट की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस स्थिति में नेट आवेश क्या है बेटा? 0। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, अच्छा जब हमने इसमें से क्या कर लिया था? एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अच्छा इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में रिएक्शन फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिखेंगे, देखो एक इलेक्ट्रॉन अपन ने क्या कर लिया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। ठीक है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने में केमिस्ट्री के फॉर्मेट में अगर इसको ऐसे लिखें कि या तो इधर -1 इलेक्ट्रॉन कर दो या उधर लिख देंगे। देखो बोरोन इसमें से क्या कर दिया बेटा अपन ने? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इस साइड पे इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया अपन ने। ठीक है, तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? यहाँ पे लगा देंगे क्या? +1 ऐसे कर देना। अब मान लो मैंने तुमसे आवेश पूछा, बताओ इस पे कितना आवेश है, कितना है? तो अधिकांश विद्यार्थियों का जवाब होगा +1। ये गलत है भाई, +1 आवेश नहीं है। बोला सर फिर क्यों लगाया +1 आवेश नहीं है? तब समझना ध्यान से कितना है और वो किस बात को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, समझो। तो बोरोन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो प्रोटॉन तो उतने के उतने रहे, प्रोटॉन थोड़ी छेड़े। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? एक निकाल लिया तो 4 रह गए, है ना। अब 5 प्रोटोनों को कैसे लिखेगा भाई?
4 प्रोटॉन प्लस 1 प्रोटॉन, तो इन 4 प्रोटोनों को तो इन 4 इलेक्ट्रॉनों ने कैंसिल कर दिया, इस प्रोटॉन को कोई कैंसिल करने वाला नहीं है। अरे क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, तो ये प्रोटॉन क्या करेगा, अपना आवेश प्रदर्शित करेगा ना, मतलब बोरोन पे क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा, वो प्रदर्शित करने लगेगा। अच्छा, वो जो आवेश प्रदर्शित कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है, इस प्रोटॉन की वजह से। समझ में आती बात? उसमें जो प्रभावी आवेश है वो किसका है, इस प्रोटॉन का है। और इस प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, एक प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, प्लस ई। कितना आवेश होता है, प्लस ई। तो बोरोन पे कितना आवेश आएगा भाई, तो इस स्थिति में हम कहेंगे बोरोन पे जो आवेश आएगा वो आएगा प्लस ई। बोला फिर सर ये +1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक चीज ध्यान रखना भाई, यहाँ जो +1 है ये बता रहा है कि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से 1 अधिक है। 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में क्या होगी, 1 ज्यादा होगी। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, अरे बोलो पक्का ना? ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर कोई वस्तु है, उस वस्तु में से अगर हमने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो वस्तु पे आवेश आ जाएगा बेटा प्लस ई। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो जैसे देखना, इधर 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो प्रोटॉन तो 5 के 5 ही रहेंगे, वो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3। 5 प्रोटॉन को कैसे लिखेगा, 3 प्रोटॉन प्लस 2 प्रोटॉन। 3 प्रोटोनों को 3 इलेक्ट्रॉन मारेंगे, 2 प्रोटॉन बच जाएंगे जिन्हें मारने वाला कोई नहीं है, और इन 2 प्रोटोनों के कारण ये आवेश को क्या करने लगेगा, प्रदर्शित करने। तो वस्तु पे उतना ही आवेश आएगा जितना इन 2 प्रोटोनों पे होगा। 1 प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है, प्लस ई, तो 2 पे कितना होगा, +2e। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो प्लस ई, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितना आवेश आएगा, प्लस का 2e। 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितना, प्लस का 3। अरे n इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितना आवेश आएगा, प्लस का ne। समझ में आई क्या, मगज में आई क्या? चल आजा भाई देख, ये तो धनात्मक आवेश की बात कर ली। ठीक, अब मान लो ये बोरोन है, इस बोरोन में हमने 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ दिया तो प्रोटॉन तो 5 ही है, पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई, 5 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, एक और आ गया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए। 5 प्रोटॉन को एज इट इज रहने दो, 6 इलेक्ट्रॉनों को क्या लिख सकते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉनों को 5 प्रोटॉनों ने मार दिया, 1 इलेक्ट्रॉन है जिसे मारने वाला कोई नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होने लगेगा, आवेश का प्रदर्शन होने लगेगा, है ना। कितना आवेश आएगा, उतना ही तो जितना इस पर है। अरे भाई इसी की वजह से तो आ रहा है, तो उतना ही आएगा जितना इस पर है। अरे सही तो है यार, ठीक है ना भाई? ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, -ही। ठीक है, मतलब इस स्थिति में कितना आवेश आ जाएगा, -ही। अच्छा, इसको रिएक्शन की फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिखेंगे, बोरोन में से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया तो ये बोरोन का ब्रोमाइड आयन, पता नहीं जो ही बोलते हैं, केमिस्ट्री इतनी नहीं आती मेरे को, तो इसको B-1 लगाएंगे। ध्यान रखना, यह -1 का मतलब ये नहीं है कि इस पे -1 आवेश है, या -1 इस चीज को प्रदर्शित कर रहा है कि माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता और प्लस का मतलब प्रोटॉन की अधिकता। कितनी अधिकता, तो जितना यहाँ नंबर लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी अधिकता, इलेक्ट्रॉन, कितने अधिक इलेक्ट्रॉन है, 1, तो वो जो 1 अधिक इलेक्ट्रॉन है वही अपना आवेश क्या कर, उसी की वजह से वस्तु क्या करने लगेगी, आवेश प्रदर्शित करने लगेगी। क्लियर है भाई? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है ना। तो क्या पता लगा, कितना आवेश आया भाई, आवेश आया -1 ही। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज अपने को क्लियर हो जाती है कि अगर किसी वस्तु में 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो कितना आवेश आएगा, -e। 2 जोड़ोगे तो -2e। 3 जोड़ोगे तो -3, और n जोड़ोगे तो -ne। स्वाहा। समझ में आया? पक्का? क्लियर? तो आज जो पढ़ा एक बार मैं वापस से कंक्लूड कर देता हूं, पूरी चीजों को कंक्लूड कर देता हूं। आज हमने पढ़ा 12th में फर्स्ट फिजिक्स का जो फर्स्ट यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में हमने पढ़ा स्थिर आवेश का अध्ययन हमें इसके अंदर करना है। ठीक है, इसमें 4 चैप्टर में पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र। सबसे पहला टॉपिक आवेश। हमने कहा आवेश क्या है, किसी भी वस्तु का गुण है, जो गुण अगर वस्तु में जाग जाता है तो उसकी वजह से वो क्या करने लगती है, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र या फिर दोनों को उत्पन्न और महसूस करने लगती है। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, नेक्स्ट जो है इसके बाद अपन ने बात की भाई आवेश के प्रकार की। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया 2 तरीके के आवेश होते हैं, गुणों लक्षणों को देख करके, व्यवहारों को देख करके नाम रखा, धनात्मक और ऋणात्मक। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आवेश के मात्रक अपन ने देखे, वो देख लेना। आवेश की विमा सभी को याद रखनी है। आवेश की विमा क्या होती है बेटा, A1 T1। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है,
नेक्स्ट इसके बाद हमने बात की इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रोटॉन का, वो ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना, -E, प्रोटॉन पे +E, ठीक है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, तीनों के पास द्रव्यमान होता है ना, ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट इसके बाद हमने बात की कि किसी वस्तु को कैसे आवेशित किया जाए, तो क्या तरीका है, या तो इलेक्ट्रॉन निकालोगे या फिर इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कौन सा आएगा, धनात्मक, जोड़ोगे तो ऋणात्मक। क्लियर। इलेक्ट्रॉनों की कमी क्या है, धनावेश, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता क्या है, ऋणावेश। क्लियर है भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से इस लेक्चर को तुमने नोट डाउन कर लिया होगा। अब शांति से बैठ करके 5-10 मिनट जो एक बार इसकी रीडिंग मार लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टाटा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही अपन मिलते हैं। क्लियर है भाई, बाय।